चलो शुरू करें, बातें बंद कर दो, पढ़ाई शुरू कर ले हम। हाँ, आंसर मैच करा दूं इसका। कहाँ गए शंकर भैया? कौन सा क्वेश्चन था जिसका आंसर मैच कराना है? हाँ, उसका मुझे वो पीएम का है कि किसे पीएम का है जो क्वेश्चन होमवर्क था? मई 2010 का है, ठीक है। मई 2010 का गामा इन्वेस्टमेंट है। गामा इन्वेस्टमेंट, ओके। तो गामा इन्वेस्टमेंट ठीक है। गामा इन्वेस्टमेंट नोट्स देख रहे हो तुम? वो थोड़ा सा उन्होंने प्रिंट अच्छे से नहीं करे यार। ठीक है, देखें देखें देखें, बस 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 बस। हेलो, ओ अंगूर बंद कर लो। प्लीज शुरू कर रहे हैं हम। पहला इन्वेस्टमेंट हमने एक्वायर करा, उसका अमाउंट का कॉलम कितना है? अमाउंट के कॉलम में कितना लिखा? पहले इन्वेस्टमेंट जो एक्वायर करा, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था। कहाँ है तुम्हारा अमाउंट का कॉलम? कितना लिखा तू? ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए से लिखा? 1,05,000 आया, वहीं से गड़बड़ है। ठीक है, फिर हमने और परचेज करे, वो कितने रुपए के लिखे? 51,000। ठीक है, 51,000 लिखा उसमें। होमवर्क करके आए हो ना पक्का? हाँ, तो कहाँ है होमवर्क? निकालो। हाँ तो ढूंढो ना। मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूं, तो ढूंढ तो लो। दिखाओ जल्दी से ना, ढूंढ लो आराम से, ढूंढ के वो चेक कराओ मुझे। ठीक है, एक और इन्वेस्टमेंट जो हमने एक्वायर करे वो 51,000 के हैं। सारे लोग इन्वॉल्व रहे, मैं बार बार आंसर नहीं बताऊंगा। और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर करे वो कितने के? 38,400। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बेचे, जो बेचे वो कितने के बेचे? 57,300। और बेचने पर कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ? लॉस हुआ कितने का? 5,700। बहुत बढ़िया। ठीक है, और फिर और भी हमने इन्वेस्टमेंट बेचे 40,000 की फेस वैल्यू वाले। कितने में बिके वो? 5,000 नहीं 50, हाँ हाँ 52,000। हाँ, इंग्लिश में मेरी हिंदी थोड़ी खराब है। और कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ उसमें? 10,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया, शानदार। और फिर एक इन्वेस्टमेंट और बेचे आखिरी में, वो कितने रुपए में बेचे? नहीं, इसमें तो बेचना दिख रहा है। हाँ, बेचे ना आखिरी में? नहीं बेचे? हाँ सही है, नहीं बेचे। पागल हो गए क्या? हाँ
हम बता देता हूँ, ठीक है। बैलेंस बताना क्या है एंड में, 89,400। सभी का आ गया ये? हाँ, इन्होंने सॉल्यूशन में लिखा है बाय बैंक, तो मुझे लगा बेचे होंगे, मैं सॉल्यूशन चेक कर रहा था, क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। इंटरेस्ट का अमाउंट पीएनएल में कितना जाएगा बताएं? 18,625। बहुत बढ़िया। एक ट्रांजैक्शन जिस पे डिस्कशन होना है वो कर लेते हैं कि इसमें तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं मुझे लग रहा है क्या जिसमें कोई डाउट हो? अगर आपको लग रहा है कि किसी ऐसी डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ है जिस डेट पर ब्याज भी मिल रहा था, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें ब्याज भी उसी दिन मिल रहा था और ट्रांजैक्शन भी उसी दिन हुआ था, तो हमें ब्याज मिलता था 30 सितंबर को, और 30 सितंबर को ही हमने क्या किया था, डिवेंचर को बेचा था। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमें ब्याज पहले मिल गया होगा फिर हमने बेचा होगा, या हमने पहले बेच दिया होगा बाद में बचे हुए पर ब्याज मिलेगा। तो पूरे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ढूंढ के बताऊंगा। उस क्वेश्चन में एकदम साफ साफ लिखा था, यही है क्या? ठीक है, देखिए 31 दिसंबर को बेचा, तो उन्होंने बोला कि 31 दिसंबर 2009 को 400 डिवेंचर्स आर सोल्ड, कम इंटरेस्ट फॉर 55,000। कितने बेचा गया? कम इंटरेस्ट फॉर 55,000। क्या मतलब हुआ इस बात का? बोलो, क्या मतलब हुआ इस बात का? कि इंटरेस्ट का अमाउंट सामने वाले से लिया गया है, तो हमने उसको कम इंटरेस्ट बेचा 55,000 में, मतलब हमने 55,000 जो लिए उसमें ब्याज लिया होगा, है ना। तो ब्याज मिलने के पहले बेचा या ब्याज मिलने के बाद बेचा बताएं? बोलो, पहले बेचा। हाँ, ओके ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़े। टेस्ट की तैयारी हो गई तुम्हारी, है ना? हाँ, लॉ के बाद रहेगा टेस्ट, ओके। चलो, अब बातें बंद कर लो। और बहुत अच्छा है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, हमने सही टाइम पे इसको कवर कर लिया, है ना। और शेयर का इन्वेस्टमेंट और भी सरल है, तो हम उसको जल्दी से कवर कर लेंगे। आज का लेक्चर अगर सफिशिएंट पढ़ लेते हैं हम आज के लेक्चर में, तो कल हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है। तो लोग बातें क्या कर रहे हो? थोड़ी 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 पढ़ाई की बातें। हाँ, पढ़ाई की बातें ही हो सकती हैं तुमसे। देखें, मैं चाह रहा हूं बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, 10 मिनट में बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो पूरा लेक्चर केवल एक ही बात पे डिस्कशन में लग जाएगा, है ना। कितने लोगों को बचे भैया नोट्स? अच्छा, इनको बचे। आप ऐसा कर दो, यहीं तक दे दो और अभी रख दो आप, फिर थोड़ी देर बाद बांट देंगे, है ना। वो सुनते नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनेंगे वो। आप ई बुक का डाल दो उसको प्रिंट के लिए, है ना। मैं आपको फोन कर लूँगा जब भी लगेगा। तो आखिरी साइन किसके हुए? हो गए तुम्हारे? देखें, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो हमने शुरू किया था डिस्कशन करना, तो 2 इन्वेस्टमेंट थे। एक था इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिन पर इनकम क्या आ रही थी, फिक्स। जैसे हमने एग्जांपल लिखा था इसमें कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। जब हम डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हमें जो रिटर्न आना है ना, इनकम की बात कर रहा हूं, वो क्या होता है, फिक्स आता है ना, कि ब्याज की रेट फिक्स होती है और ये भी फिक्स होता है कि ब्याज मिलेगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम बियरिंग या जनरेटिंग सिक्योरिटी।
आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया है जहां से इनकम का आना तय नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितनी इनकम आएगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इन्वेस्टमेंट किस में बताएं? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। सो क्या डिफरेंस होता है जब इन्वेस्टमेंट डिवेंचर में हो या इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हो? लिखना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं लिखना। 10 से 12 मिनट कॉन्सेंट्रेट करना है तुम्हें, तो ये चैप्टर हम अच्छा कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में। डिवेंचर में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 बातें श्योर होती हैं। पहला, इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी बात क्लियर होती है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ये 2 बातें क्लियर होती हैं आपको? कौन कौन सी 2 बातें? एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो तो देना ही पड़ता है ना। उसकी डेट्स भी क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, और उसकी ड्यू डेट भी फिक्स होती है। ड्यू डेट भी फिक्स है, नहीं भी हुई ड्यू डेट फिक्स, थोड़ा ऊपर नीचे हुई तो भी आपको अगर 6 महीने का ब्याज मिल रहा है तो 6 का मिल जाएगा, अगली बार फिर 6 का मिल जाएगा, है ना, वो मिल जाएगा आपको। तो इंटरेस्ट मिलेगा ये निश्चित है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये भी निश्चित होता है। तो जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी से इन्वेस्टमेंट खरीदते या बेचते हैं, तो जैसे 1 अप्रैल 2016 और यह है 31 मार्च 2017, तो मैं पहले मंथ प्लॉट करता हूं इसमें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब अगर आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट की डेट हम बना लेते हैं, वो जो हमें याद है अच्छे से, कौन सी? 30 सितंबर और 31 मार्च। अब जब आप डिवेंचर एक्वायर करते हैं और सपोज करो आप 1 जून को डिवेंचर एक्वायर किए, आपने क्या किए? डिवेंचर एक्वायर किए, और नंबर ऑफ डिवेंचर जो आपने एक्वायर किए वो है 1000, और इनको आपने एक्वायर किया एट 101। टोटल पेमेंट आपने कितना किया है? 101 पर डिवेंचर। टोटल पेमेंट 101 रुपए का आपने किया है, और डिवेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ले लेते हैं, तो ये हो गया 12% डिवेंचर। क्या किया आपने? 1 जून है ना, 1 जून को आपने क्या किया? 1000 डिवेंचर एक्वायर करे, और आपने ओवरऑल उनको कितने रुपए का एक्वायर किया? 101 रुपए का एक्वायर किया टोटल। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो भी व्यक्ति हमें डिवेंचर बेच रहा होगा वो हमसे 2 चीजों का पैसा मांगेगा। कौन सी 2 चीजें हैं जिनका वो पैसा मांगेगा? एक वो मांगेगा फॉर इंटरेस्ट, और दूसरा मांगेगा फॉर डिवेंचर। बताओ इंटरेस्ट का कितना पैसा मांगेगा? कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा वो हमसे? वो हमसे 2 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा। क्या उसको पता है कि ब्याज मिलना है? कितनी रेट से मिलना है पता है उसको? 12% से मिलना है, निश्चित है क्या? हाँ, मतलब साल भर आप रखोगे 12% मिलेगा। तो वो अच्छे से जानता है कि जो मैंने 2 महीने डिवेंचर होल्ड करे हैं, तो 2 महीने होल्ड करने पर मुझे 2 महीने का ब्याज मिलना चाहिए। इसलिए जब आपको डिवेंचर को आपको वो बेचेगा तो आपसे साफ साफ बोलेगा कि इस पे हमें कितना चाहिए? 2 महीने का ब्याज चाहिए। तो 2 महीने का ब्याज वो मांगेगा। कितना मांगेगा निकाल के बताएंगे। यहाँ बोर्ड दिख रहा है पक्का? इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती? यहाँ भी दिख रहा है? नहीं? ठीक है, अभी दिख रहा है? तो यहां कितना ब्याज होगा? 1000 डिवेंचर इंटू 100 रुपए इंटू 12% इंटू 2/12, कितना? 2000 का वो ब्याज लेगा। अब उसने आपसे डिवेंचर को आपको उसने बेचा 101 में, टोटल 101 में, तो कम इंटरेस्ट प्राइस कितना है? 101 मतलब 1,00,000, 1000 माइनस इसमें इंटरेस्ट कितना है? 2000। तो उसने इंटरेस्ट का अमाउंट कितना ले लिया? 2000। तो एक्स इंटरेस्ट कितना हो गया? 99,000 रुपए उसने आपसे केवल किस बात के लिए? डिवेंचर के लिए। अब जब आप डिवेंचर का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये बनाया आपने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर,
ठीक है, तो आपका कॉलम बनता है, डेट का कॉलम बनता है, ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम बनता है, और फिर किसका बनता है, फेस वैल्यू या नंबर का, ठीक है, इंटरेस्ट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। तो जब आप अमाउंट का कॉलम में बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं आप टू बैंक, और क्या लिखते हैं आप कि 1,01,000 का खरीदा, ऐसा लिखते हैं क्या, या 99,000 का, 99,000, क्योंकि 1,01,000 डिवेंचर के नहीं दिए मैंने डिवेंचर के दिए हैं 99,000, और 2,000 मैंने उसको ब्याज के दिए हैं। मैं कौन होता हूं जो उसको ब्याज का पेमेंट कर रहा हूं, मैं क्यों उसको ब्याज का पेमेंट कर रहा हूं बताएं, क्योंकि बाद में मुझे ब्याज रिकवर हो जाएगा। तो मुझे कितने महीने का ब्याज मिल जाएगा, यहाँ पे 6 का, मैं उसको कितने महीने का ब्याज दे रहा हूँ, 2 का, मेरे पास कितना ब्याज बच जाएगा, 4 महीने का ब्याज बच जाएगा। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने भले उसको 1,01,000 दिया है, लेकिन इसमें से 2,000 तो रिकवर हो जाएगा, तो मैं उसको हटा देता हूं और केवल 99 यहां लिखता हूं और 2,000 यहां लिखता हूं। क्या कोई डाउट इसमें, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। यानी हम जब भी डिवेंचर बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो जो भी व्यक्ति हमें डिवेंचर बेच रहा है वो हमसे 2 अमाउंट ले लेता है, एक तो फॉर डिवेंचर और दूसरा फॉर इंटरेस्ट। तो शेयर के केस में क्या होता होगा, तो सपोज करो यहां डिवेंचर ना होके शेयर थे, क्या थे, शेयर, क्या हमें उस पर पता होगा कि उसकी डिविडेंड की रेट क्या है, नहीं पता होगा। लेकिन जब आप शेयर खरीदोगे तो जो भी व्यक्ति आपको शेयर बेचेगा वो शेयर आपको मार्केट वैल्यू पर बेचेगा, और जो मार्केट की वैल्यू है वो क्या होती है, वो कंपनी के नेट एसेट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी वो, नेट एसेट पर। जैसे ही आप काम शुरू करोगे, मान लो आपकी कंपनी खुली यहां पे है, पहली बार आपने शेयर इशू कर दिए, है ना, आपने शेयर इशू करे और शेयर आपने इशू करे 100 रुपए में। अब आपने काम करना शुरू किया और पहले साल 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ पर शेयर, अगले महीने पहले महीने 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा क्लियरली। फिर 1 का प्रॉफिट हुआ, फिर 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो जहां हमारी नेटवर्थ शुरुआत में 100 थी, अगर इसको लाख में कन्वर्ट करो तो 100 लाख रुपए के हमने शेयर इशू करे, तो हमारे नेट एसेट कितने थे, 100 लाख। और पहले महीने हम लोगों ने क्या किया, 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब बताएं हमारी नेट एसेट कितने हो गए होंगे। हमने शुरुआत में 100 लाख के शेयर इशू करे, 1 महीने काम करके हमें 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। बताएं हमारा नेट एसेट पहले महीने के एंड में कितने हो गए होंगे, 1 लाख, है ना। मैं इसको क्वेश्चन बना देता हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड 1 लाख, फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है, 100, तो शेयर इशू करेगा कितने के, 100 लाख। जब शेयर इशू करेगा तो कंपनी ने क्या किया होगा, कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल आई होगी 100 लाख, और बैंक कितना आया होगा, 100 लाख। अब कंपनी ने काम करना शुरू किया और कंपनी ने पहले महीने कितना पैसा कमाया, 1 लाख कमाया। अब बताएं नेटवर्थ कितनी हो गई होगी कंपनी की, तो पहले से कितने रुपए थे, 100 लाख थे, आपको प्रॉफिट हो गया कितने का, 1 लाख का। तो अब नेट एसेट कितने के हो गए, 101 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। तो नेट एसेट पर शेयर कितने हो गए, जिसे हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर, बताओ 101 रुपए, सही है, पक्का। और जो अगले महीने आप 1 लाख का और प्रॉफिट कमाओगे तो कंपनी के नेट एसेट कितने हो जाएंगे, 102 लाख, और पर शेयर की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 102। आप जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएंगे शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं जिससे मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, यही प्रॉफिट आपको एंड में किस फॉर्म में मिल जाएगा, डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर हर महीने 1-1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 12 महीने में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 12 लाख। तो साल के एंड में नेट एसेट कितने होंगे बताओगे,
कितने ओपनिंग कितने थे? 100 लाख। आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ? 12 लाख। तो नेट एसेट कितने हो जाएंगे? 112 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 1 लाख। तो फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी आ जाएगी? 112 रुपए। सही है? क्लियर है? पक्का? तो आप जैसे जैसे प्रॉफिट कमाते जाते हैं आपके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ते जाते हैं। और जब एक डिविडेंड बढ़ जाएगा, सपोज कर रहा हूं कि मैं पूरा डिविडेंड बढ़ गया, तो कंपनी के नेट एसेट 112 लाख थे, इसमें से डिविडेंड बांट दिया गया 12 लाख का। अब बताओ डिविडेंड बढ़ते ही हमारे फिर से नेट एसेट कितने हो जाएंगे और मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपए। अगर मैं जितना प्रॉफिट कमाऊं पूरा डिविडेंड के रूप में बांट दूं, तो नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, और ये हमारी बनाई सिचुएशन है, प्रैक्टिकली इतनी एग्जैक्ट नहीं हो सकती है ना, और हम वो बात नहीं डिस्कस कर सकते अभी। तो क्या हो जाएगा? शेयर की वैल्यू 100 पे आ जाएगी। यानी शेयर की वैल्यू किस वजह से बढ़ती है? जैसे जैसे आप प्रॉफिट बढ़ाते जाते हैं, प्रॉफिट कमाते जाते हैं, शेयर की वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। और जब डिविडेंड बढ़ता है उसके तुरंत बाद शेयर की वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है। क्योंकि सोचो, आप अगर आपको थोड़ा भी इंट्यूशन है कि हमारी कंपनी साल भर में 12 लाख कमाएगी, यानी यहां तक हमने कितना कमा लिया होगा? 11 लाख। तो अगर आप यहां शेयर सेल कर रहे होगे तो आप नॉर्मली कितने रुपए में करोगे? 111 में करोगे। अगर थोड़ा भी इंट्यूशन है आपके अंदर, और नहीं है तो मार्केट की जो वैल्यू है वो अपने आप क्या होगी? प्रॉफिट के एलिमेंट को कंसीडर करके ही बनी होगी। बहुत नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। जब आप 111 में बेचोगे तो आप क्यों बेच रहे हैं 111 में? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 1 महीने और रखूंगा तो मुझे कितने रुपए का डिविडेंड बढ़ सकता है। कंपनी 12 लाख का डिविडेंड बांटेगी 1 लाख शेयर पे, तो 1 शेयर पे कितने का डिविडेंड बटेगा? 12। ये पता नहीं होता, बस मैं ऐसे बात कर रहा हूं, ये पता नहीं होता। मैं पता चल जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो जाए। बस ऐसा बता रहा हूं कि जो भी शेयर की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्यों है वैसी? क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट है। तो जैसे ही शुरुआत होगी कंपनी की, शेयर की वैल्यू 100 है, धीरे धीरे 101, 102, 103, 104, 105, 108, 112 बढ़ती जाएगी। और जिस दिन डिविडेंड बटेगा उस दिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जिसके पास यहां डिविडेंड जो खरीद रहा है, उस इंसान के बारे में सोचो कि वो कुछ टाइम ही क्या करेगा? शेयर को रखेगा और उसको पूरा डिविडेंड मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं? जो यहां पे खरीद रहा है शेयर को, वो थोड़ा और रखेगा शेयर को और उसको पूरा डिविडेंड मिल जाएगा, पूरे साल का डिविडेंड उसको मिल जाएगा। तो जो बेच रहा है वो पागल है। वो इतना तो समझ रहा है कि 11 महीने तो मैंने रखा और अब मैं इसको दे दूंगा तो इसको तो 12 महीने का डिविडेंड मिल जाएगा। तो वो जब भी बेचेगा वो शेयर में 2 एलिमेंट चार्ज करेगा जो समझ में नहीं आएंगे तुम्हारे या हमारे कि हो क्या रहे। वो क्या करेगा? शेयर को थोड़ी सी बढ़ी हुई कीमतों पे बेचेगा ताकि वो 2 चीजों को कवर कर ले। क्या क्या कवर कर ले? एक तो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू प्लस जो डिविडेंड का एलिमेंट उसके अंदर होने की संभावना है। और ये संभावना आप कहां से समझोगे? आप नहीं समझ सकते तो आप स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो जब आप लेंगे तो उसके अंदर 2 चीजें होंगी। जो मार्केट वैल्यू है वो किसको कंसीडर करते हुए होगी? वो कंपनी के कमाए गए प्रॉफिट को कंसीडर करने के बाद ही बनी होगी। डिविडेंड बटने के पहले, जस्ट पहले हाईएस्ट वैल्यू पे होगा शेयर अपने। मेरे पास एक शेयर है जिसपे कल ही डिविडेंड बटने वाला है। मैं उसको लिए घूम रहा हूं क्योंकि इस पे कल मुझे डिविडेंड बटना, और कल जैसे ही मुझे उस पर डिविडेंड मिल जाएगा उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्योंकि अब मैं जिसको भी दूंगा अब उसको डिविडेंड कब मिलेगा? 1 साल बाद। तो अब उसको रखना पड़ेगा साल भर, तब जाके डिविडेंड मिलेगा। और जिसके पास 1 दिन पहले, उसको कल ही डिविडेंड मिलने वाला है। तो जो शेयर आप खरीद रहे हैं उसमें 2 चीजें, एक तो शेयर तो है ही, उसके अंदर क्या है? डिविडेंड है। जो आप आज खरीदोगे तो कल ही आपको 10-12 रुपए मिल जाएगा। तो जो डिविडेंड उसके अंदर है वो उसकी मार्केट वैल्यू को क्या करता है? मार्केट वैल्यू में रिफ्लेक्ट होता होगा। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? बस यही एक बात हमें डिस्कस करनी थी। तो मैं ऐसा स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल रहा हूं कि जो शेयर की मार्केट वैल्यू है उसके अंदर जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है
ऑब्वियसली उसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है ना। तो जब मार्केट वैल्यू अगर बड़ी है तो इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा। तो अगर मैं फरवरी में शेयर बेच रहा हूं तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही होगी, 111 टाइप। मैं यहां बेचूंगा तो कितने के चल रहा होगा, 112। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है और बहुत सारी बातें हैं जो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि डिविडेंड यहां नहीं बढ़ता, डिविडेंड सितंबर में बढ़ता है। तो मार्केट वैल्यू कब तक बढ़ती रहेगी, सितंबर तक बढ़ती रहेगी। मैं बस अपना कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं अभी, फिर थ्योरेटिकल बता दूंगा जो भी है। अब बताना, तुम जब शेयर खरीदोगे, ठीक है, तो तुमने कितने शेयर खरीदी, डिबेंचर को हमने सीधा शेयर में कन्वर्ट कर दिया। कितने शेयर खरीदे तुमने, 1000। और तुमने टोटल अमाउंट कितना पे किया शेयर खरीदने में, 101 टोटल अमाउंट पेड। बताओ इसके अंदर थोड़ा सा डिविडेंड का वाला हिस्सा होगा या नहीं होगा, होगा। कितने महीने का डिविडेंड, कितने महीने का बोलो, यहां खरीदा अपन, कितने महीने का डिविडेंड, 2 का होगा। क्या तुम्हें सच में पता है कि हमें 2 महीने में कितना प्रॉफिट हो गया या हमें कितना डिविडेंड बटेगा। तो तुम इतना तो कॉन्सेप्चुअली समझते हो कि जो ये प्राइस चल रहा है 101, इसके अंदर एक क्यों इतना ज्यादा चल रहा है, क्योंकि ये 2 महीने का इसके अंदर क्या होगा, डिविडेंड होगा। लेकिन इसके अंदर कितना डिविडेंड होगा 2 महीने का, ये तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम्हें रेट ऑफ डिविडेंड का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो 101 है इसके अंदर डिविडेंड है या नहीं, पक्का समझ में आ गई तुम्हें बात, पक्का है, कितना है नहीं पता, है ना। मार्केट वैल्यू चल रही तो हम समझ रहे हैं कि अच्छा कमा रहा होगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितना। तो जब तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर डिविडेंड कितना है, तो जैसे हम डिवेंचर में करते थे, हम डिवेंचर में 2 टुकड़े करते थे, फॉर इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। 101 में हमने देखा था कि इंटरेस्ट का कितना पैसा होगा और डिवेंचर का कितना पैसा होगा। अब बताओ, जब तुमने शेयर 101 में खरीदा तो तुम क्या बता सकते हो कि फॉर डिविडेंड कितना होगा और फॉर शेयर कितना होगा, बता सकते हो क्या, ये बता सकते हैं क्या, बताओ। यहां पे हम क्या रेट 12% की चल रही है क्या, डिविडेंड की चलती रहती है कि डिविडेंड की रेट की एंड में डिसाइड होती है, एंड में डिसाइड होती है। साल खत्म होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, फिर एजीएम में जाता है, एजीएम में डिक्लेयर होता है, तब पता चलता है कि डिविडेंड कितना बटना है। वो 12, 13, 14, 15, 18, 20 कुछ भी हो सकता है। तो आज अब बस आपके मन में एक एहसास है कि इसके अंदर डिविडेंड का एलिमेंट है, लेकिन कितना है ये आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते, कोई नॉलेज नहीं है आपको, कोई आइडिया नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में हो लेकिन तब भी वो डिविडेंड ना बांटे। होता ना प्लॉइंग बैक, जो हमारा प्रॉफिट है हमने उसको अपने ही बिजनेस में फिर से लगा दिया, नहीं बांटना, हमें बिजनेस में लगाना है ताकि हमारा बिजनेस क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। तो हमें बिल्कुल नहीं पता इसके अंदर डिविडेंड कितना बढ़ सकता है। तो अब मजबूरी क्या होती है, जब हम डिवेंचर के लिए पेमेंट करते हैं 101, तो हम बाइफरकेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट का कितना है और डिवेंचर का कितना है। लेकिन जब हम यही पेमेंट किसके लिए करते हैं, शेयर के लिए करते हैं, तो हमें ये बाइफरकेशन पता नहीं होता। और हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं शेयर के इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसमें टू बैंक करेंगे और दिखाएंगे कि हमने 1000 शेयर खरीदे, और कितने का दिखाएंगे, 1,01,000 का, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने रुपए का डिविडेंड है, नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ये एक्स डिविडेंड है कि कम डिविडेंड है, हाँ, तो हम क्यों नहीं अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि हम अलग नहीं कर सकते। तो मजबूरी बस क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरा अमाउंट दिखाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जब एक्चुअली कंपनी डिविडेंड बांटेगी। सपोज वो क्या करती है, यहां सितंबर में 30 सितंबर को ये डिसाइड होता है कि डिविडेंड बटेगा, और डिसाइड होता है डिविडेंड फॉर 16-17 बी डिक्लेयर्ड एट 12%। 16-17 के लिए कितने परसेंट से डिविडेंड बांट दो, 12% की रेट से डिविडेंड बांट दो। क्या तुम बता सकते हो हमें सितंबर में कितना डिविडेंड मिलेगा? हमारे पास ओपनिंग में कोई शेयर नहीं थे, हमने क्या किया, यहाँ 1000 शेयर खरीदे थे जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। कितनी है फेस वैल्यू, 100 है।
और कंपनी ने यहाँ डिक्लेयर करा कि 16-17 के लिए 12% का डिविडेंड बटेगा। इसके पहले किसी और के पास थे शेयर है ना, हमने उनसे खरीदे और कंपनी ने बोला कि यहाँ डिविडेंड बटेगा कितना, 12%। कितना डिविडेंड मिलेगा हमें? कितने शेयर हैं? 1000 शेयर हैं इनटू 100 रुपए क्या है इसकी फेस वैल्यू इनटू सीधा 12%। डिविडेंड कभी पर एनम नहीं बढ़ता। डिविडेंड 12 है मतलब 12 है, 13 मतलब 13, पर एनम कुछ नहीं ना, पर एनम का कोई रिलेशन नहीं होता। डिविडेंड एब्सोल्यूट रेट होती है। उन्होंने बोला 20% बांट दो, तो जो भी कैपिटल है उसका 20% है ना, सीधा सीधा बढ़ता है। और चलो अगर पर एनम होता भी है, होता नहीं है, होता भी तो मैंने बोला फॉर 16-17, तो 16-17 के लिए डिविडेंड बढ़ रहा है, तो कितने महीने का बढ़ रहा है? साल भर का ही बढ़ेगा। तो कितना मिलेगा हमें? 12,000 हमें मिलेगा। सही है। अब आज हम सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें पिछले साल का कितना डिविडेंड मिल गया? 12,000 मिल गया। कितने महीने का डिविडेंड मिला हमें पिछले साल का? 12 महीने का 12,000 का डिविडेंड मिल गया। जबकि हमें मिलना कितना चाहिए था? 10 महीने का डिविडेंड मिलना चाहिए था, और तो पूरा मिल गया। तो अगर 12 महीने का डिविडेंड 12,000 है, जो हमें तब समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया था, यहां नहीं आया था, वहां समझ में आया कि अच्छा 12 महीने का 12,000 डिविडेंड मिला, तो ये 2 महीने का डिविडेंड कितना हो रहा है? बताओ कितना हो रहा है? 2,000। इसका ये मतलब हुआ कि जो शेयर जब मैं 101 में खरीद रहा था, मैंने इसके लिए जब 1,01,000 रुपए चुकाए होंगे, तब इसके अंदर कितना डिविडेंड एक्रू हो चुका होगा? 2,000 का डिविडेंड एक्रू हो चुका था, जो मुझे तब नॉलेज नहीं था। आज लेकिन मेरी सब समझ में आ रहा है। अच्छा पिछले साल का 12,000 का डिविडेंड है, 12,000 तो 12 महीने का था, तो जब मैंने खरीदा तब 2 महीने निकल गए थे, तब तक कितना डिविडेंड हो चुका होगा? 2,000 का डिविडेंड हो चुका होता। अगर तुम्हें ये बात तभी पता होती कि जब तुम शेयर खरीद रहे हो उसमें 2,000 का डिविडेंड है, तो तुमने क्या किया होता? बताओ क्या किया होता? इसके टुकड़े कर देते तुम दो, है ना? तो क्या टुकड़े करते तुम कि टोटल अमाउंट जो तुमने पे किया है वो इतना है, कितना? 100, तो 1,01,000 एक टोटल पे किया तुमने, और तुम्हें पता होता कि यार इसमें से 2,000 तो डिविडेंड का हो गया, 2 महीने का डिविडेंड हो गया, तो तुम 2,000 इसको क्या कर देते? माइनस कर देते। और तुम इन्वेस्टमेंट के कॉलम में कितना लिखते? अमाउंट के कॉलम में 99,000, और डिविडेंड के कॉलम में कितना लिखते? 2,000। लेकिन ये बात तुम्हें पता नहीं थी। और तुमने कैसे अकाउंट बनाया होगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का अकाउंट कैसे बनाया होगा? यहां देखना, तुमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर का अकाउंट बनाया होगा, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, नंबर, डिविडेंड और अमाउंट, और तुमने यहां लिखा होगा टू बैंक। और तब तुमने क्या लिखा होगा जब तुम खरीद रहे थे? बताओ 1,01,000, क्योंकि तुम्हें तब तक इस बात का नॉलेज ही नहीं था कि इसके अंदर कितना डिविडेंड है। अब जब तुम्हें पता चल गया कि इसके अंदर 2,000 का डिविडेंड है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? 2,000 इसकी कॉस्ट में से माइनस कर देना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? यह जगह कंजेस्टेड हो रही है, क्या ये साफ कर दूं मैं? पक्का? तो हमने क्या किया होगा, ये ईयर बना रहा हूं मैं 16-17 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया हमने, तो 16-17 में हमने दिखा होगा टू बैंक, हमने 1,000 शेयर खरीदे, और कितने में खरीदे? 1,01,000। जो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आ रहा होगा? 1,000 खरीदे, 1,01,000। अगले साल जो ईयर बनेगा, कौन सा ईयर? 17-18, जिसमें हमें क्या मिला? डिविडेंड मिला, ठीक है। इसमें ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितने आ रहे होंगे? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 1,000, इन्वेस्टमेंट 1,01,000। और हमें जब डिविडेंड मिलेगा तो हम लिखेंगे बाई बैंक हमें मिला डिविडेंड। कितना डिविडेंड मिला बताओ जरा? कितना मिला? 12। अब 12 में से हमें सच में हमें कितना मिलना चाहिए था? कितना मिलना चाहिए था? 10। और 2,000 उसको मिलना चाहिए था,
इसका मतलब जब उसने हमें शेयर बेचे उसने 2000 का डिविडेंड रिकवर कर लिया होगा, सही है। तो क्या तुम बता सकते हो कि डिविडेंड के अलावा कितना अमाउंट पे किया हमने? 99,000 डिविडेंड के अलावा पे किया। तो अगर हमें शुरू से पता होता तो हम यहाँ 99,000 लिखते, जैसा हमने यहाँ लिखा, देखो ध्यान से, यहाँ 99,000 लिखा था, लेकिन हमें इसके से पता नहीं था, अब पता चल गया। तो अब क्या करें, इसको 2000 से कम कर दें। कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, अमाउंट के कॉलम में 2000 लिख देंगे। तो आप अमाउंट के कॉलम में 2000 लिखेंगे तो 1,01,000 में से 2000 अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बताओ कितना डिविडेंड आपकी इनकम बनेगा, 12 या 10? 10। तो 10,000 आएगा आपका डिविडेंड वाले कॉलम में 10,000, और इनकम वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में कितना आएगा, 2,000। तो इसको मैं बोल रहा हूं कि जब आप डिवेंचर एक्वायर करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि आप ब्याज का कितना दे रहे हैं और डिवेंचर का कितना, तो आप पहले ही बाइफरकेट कर लेते हैं कि इतना ब्याज का दिया और इतना डिवेंचर का, सही हो गया। लेकिन जब आप शेयर का पेमेंट कर रहे होते हैं तब आपको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर डिविडेंड का अमाउंट कितना है। पता होता तो आपने यही कर लिया होता, लेकिन ये कभी पता नहीं होगा। तो आप कॉस्ट कितनी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, 1,01,000, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो अमाउंट आपने पे किया है ये इसके अंदर कुछ ना कुछ तो डिविडेंड होगा ही, ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन कितना ये नहीं जानते आप। तो आप इसको पूरा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। फिर जब अगले साल डिविडेंड बढ़ता है, ठीक है, और डिविडेंड बढ़ा 12%, तो अपन को समझ में आया कि अच्छा 12,000 का डिविडेंड बढ़ गया इस बार के लिए, और 12 का डिविडेंड बढ़ गया तो ये 2 महीने का डिविडेंड कितना हो रहा होगा, इसका हो रहा होगा 2,000, और बाकी पीरियड के लिए क्या हो रहा होगा, 10,000। तो जो 2,000 पिछले पीरियड का हो रहा होगा, तो हम अब समझ में आया कि जब उसने हमसे 1,01,000 रुपए लिए होंगे उसमें से 2,000 तो डिविडेंड के ही हो गए होंगे, सही है। तो हमें उसको माइनस करना चाहिए। अब माइनस नहीं कर सकते, अकाउंट बन गया है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट वाले कॉलम में क्रेडिट साइड लिख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, 1,01,000 डेबिट में लिखा है, 2,000 क्रेडिट में लिखा है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट कहां पे आ जाएगी, 99,000 रुपए पर आ जाएगी। क्या कोई डाउट? पक्का? इस पे हम और डिस्कशन करेंगे लेकिन अभी नहीं। एक बेसिक आइडिया दिया कि शेयर और डिवेंचर में अंतर क्या है। डिवेंचर में शुरू से बाइफरकेशन है, शेयर में शुरू से कुछ नहीं होता, कॉमन अमाउंट लिखते हैं, बाद में जो अमाउंट रिसीव होता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके ओके। और जो बैलेंस अमाउंट है वो हमारी इनकम बनता है। इसको तो पूरा डिटेल में एक बार समझाऊंगा। अब दे दो शंकर भैया इनको नोट्स। हाँ, यहां तक हो गए थे ना। यहां मैं कुछ थ्योरेटिकल लिख दे रहा हूं, वो लिख लेना। इस सब में तुम्हें बाद में कल के लेक्चर या परसों के लेक्चर में जाएगा डिस्कशन, है ना, क्योंकि नहीं परसों तो नहीं जाएगा, कल ही करेंगे हम इसको। तो इतना पॉइंट लिख लो जो मैंने लिखवाया था पहला। हाँ ये लिख लो इतना, वो अकाउंट वगैरह की जरूरत नहीं, केवल इतना लिखना है तुम्हें थ्योरेटिकल। आलस कर रहे हैं लोग।
हाँ बोले। हाँ, कम इंटरेस्ट बेच रहे हैं ना अपन, तो जिसको बेच रहे हैं उसी से ब्याज लेंगे, और बचे हुए पे हमें कंपनी से ब्याज मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो सेल कर रहे हैं तो सेल कम इंटरेस्ट प्राइस पे हो रहा है। हाँ हाँ, किससे मिलेगा? हाँ, और फिर कंपनी से किस पे मिलेगा? बचे हुए पे। नहीं ना, फिर बचे हुए पे मिलेगा ना 6 का। जिसको बेच रहे हो उससे भी 6 महीने का ब्याज ले लिया, और कंपनी से भी ले लोगे 6 महीने का। हमारे तो बाबा 20,000 है, तो 5,000 बेच रहे मुझे, तो 5,000 रुपये मुझसे ले लो 6 महीने का, बचे हुए 15,000 रुपये कंपनी से मिल जाएगा। तो यहाँ जो अपन ने बेचे, कितने बेचे? 400। तो उन पे अपन जिसको बेच रहे हैं उससे ब्याज ले लेंगे। और रेट क्या है? 12% है क्या? 15 है? हाँ, 3,000। और हाँ, अब कितने बचेंगे? ये तो कम इंटरेस्ट प्राइस है ना। हाँ, 52,000 है। और अब कितने बचे? 90,000। अब इस पे मिल जाएगा 6 महीने का ब्याज। हाँ, अब इस पे तो ले लिया ना जिसको बेचा उससे, अब इस पे फिर से थोड़ी मिलेगा। सही है। हाँ, नीचे। ठीक है, ठीक है। तो भाई इस कॉलम में क्यों आ रहा है? इसमें क्यों आ रहा है ब्याज? इसमें ब्याज कहाँ से आएगा? ये दिसंबर तक का ब्याज है सर। और ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, मिल गई किताबें सभी को? ये पीछे भी मिल गई? हाँ, देखो आपने कहा है क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 3.41, पेज नंबर 3.41 निकालें, पेज नंबर 3.41। हाँ, एक मेरे पास मिल गया। थोड़ा स्पीड में 2 क्वेश्चन करने कम से कम अभी। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 3.41 करें शुरू? ओके। तो वक्त की नजाकत को समझते हुए मैं अकाउंट पहले बना ले रहा हूं, आप भी अकाउंट बना लें। इंटरेस्ट वाले कॉलम की जगह क्या लिख देना? डिविडेंड लिख देना। ठीक है, जल्दी से बना लो अकाउंट, और टाइम पास करना तो बंद ही कर दो तुम लोग। तो अकाउंट बना लेते हैं हम, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स।